तो अपन क्या देखेंगे आज? अपन देख लेते हैं भाई, ये ओजोन अपक्ष है। तो ठीक है, पृथ्वी से 20 से 35 किलोमीटर ऊपर होता है, समताप मंडल के नीचे होता है, ठीक है। और ट्रोपोस्फेयर यानी कि होता है ना सबसे ऊपर, ये ऊपर वाली परत इसके ऊपर होता है, और स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे होता है, समताप मंडल के नीचे। ओजोन परत की खोज किसने की थी? हेनरी बुसोन ने की थी और फेबरी चार्ल्स ने की थी। उसके बाद आगे चले तो अपन, ओजोन परत एक अदृश्य ढाल के रूप में कार्य करता है, अपन को पता है, और हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाता है, ठीक है। फिर आगे देखें तो इसमें ये रासायनिक सूत्र होता है इसका O3, ठीक है। और ये सब ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन, तो इसको मापने की जो इकाई है वो होती है डॉप्सन, ठीक है। और इसको जो पहली बार खोजा गया था, तो वैज्ञानिक थे फरमान, ब्रायन गॉर्नियर और जॉन ये संकलिन, ठीक है। तो कौन कौन से वैज्ञानिक थे? फरमान था, एक ब्रायन गार्नियर था और जॉन संकलिन था। इसने दक्षिणी ध्रुव के पास खोजा था इसको, जहाँ पे हेलीबेक के एक जगह है, वहां पे क्या है, यहाँ पे छेद था, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में। तो वहां पे इन्होंने खोजा था, ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो ओजोन को घटाने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? एक तो CFC है, हेलोन्स, फिर मिथाइल ब्रोमाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सब शामिल है। कौन कौन से? CFC, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। फिर ये है कि एक क्लोरीन होता है ना, वो 10,000 से अधिक है ना, ओजोन है उनको नष्ट कर सकता है। फिर आगे चलें तो इनको नुकसान वाले पदार्थ कौन से और उत्सर्जन कौन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को निकालता है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, सॉल्वेंट, ड्राई क्लीनर एजेंट आदि। फिर हेलोन है, ये निकलते हैं अग्निशामक से, ठीक है। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये निकलते हैं अग्निशामक यंत्र विलायक से। फिर मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, ये चिपकने वाले पदार्थ होते हैं एरोसोल। फिर है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये अग्निशामक यंत्र एयर कंडीशनर निकालते हैं, ठीक है। आगे चले तो अपना जो सबसे पहला आया था वियना कन्वेंशन 1985 में आया था, सबसे पहली बार था। और इसमें बोला था ओजोन परत का सुव्यवस्थित तरीके से निरीक्षण करा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों की निगरानी हेतु सूचनाएं और आदान इनकी बात की गई, बस और कुछ नहीं था यहाँ पे। और CFC रोकने के लिए 20 देशों ने हस्ताक्षर किए थे यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 16 सितंबर 1987 को आया था, 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ और ये बाध्यकारी थी, ठीक है। और भारत इसका हस्ताक्षर बना था 1992 में। इसमें बोला था ओजोन परत को संरक्षण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, इनको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था, ठीक है। और इसमें सारे देश दुनिया के शामिल हैं, ये पहला ऐसा वो है कोई समझौता। फिर इसके तहत 3 पैनल आते हैं, वैज्ञानिक आकलन पैनल, प्रौद्योगिकी और आर्थिक आकलन पैनल और पर्यावरण प्रभाव आकलन पैनल। कोई काम के नहीं, इसको हटा दो। फिर किगाली आया 15 अक्टूबर 2016 को, और ये मॉन्ट्रियल का ही आगे का एक तरीके से, ठीक है। तो 1 जनवरी 2019 से प्रभावी होगा। और इसमें क्या है, इसमें बोला है जैसे HFC है, उसको भी अब हटाना है। CFC की जगह हम HFC यूज करने लगे थे बाद में, CFC को हटा के, तो अब इसको भी हटाना है। और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, और हम 2047 तक HFC में खपत कर देंगे 80% से कम। और इसको 3 श्रेणियों में लोग देशों को बांटा है। तो यहाँ पे कुछ देश हैं जो बहुत ज़्यादा विकसित हैं, जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप। ये 2036 तक खत्म कर देंगे HFC को चरणबद्ध तरीके से, ठीक है। फिर चीन, ब्राजील और कुछ अफ्रीकी देश हैं जो चरणबद्ध तरीके से 2024 में इसको स्टार्ट करेंगे खत्म करना, और ये 2047 तक खत्म कर देंगे पूरा, मतलब 20% तक हो जाएगा इनका। और भारत, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, ये तीसरे तरीके लोग देश हैं जो 2028 से कम करेंगे इनको खत्म करना, और 2047 तक खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये तो कब करेंगे स्टार्ट, इन्होंने तो कर दिया। चीन वाले ये करेंगे 2024 से और 2047 तक, और भारत करेगा 2028 से 2047 तक। अब भारत का लक्ष्य है 2047 तक 80% कम करना, ठीक है। और ये तो भारत इसको 4 चरणों में करेगा, 2032 तक 10%, 37 तक 20, फिर 42 तक 30 और 47 में डायरेक्टली 80, ठीक है।
और भारत वर्ष 2019 में कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च करने वाला पहला विश्व का देश है, जो बताएगा कि कैसे अपन को रेफ्रिजरेटर, कैसे अपन को एसी, ये सब अच्छे वाले यूज करने हैं। फिर HFC क्या है, तो ये तो ठीक है, HFC क्या है वो तो देख लेना। पर ये इतना याद रखना है, HFC ओजोन परत के क्षरण में तो कारण नहीं बनता, ओजोन परत को तो क्षरण नहीं करता, पर ये सुपर ग्रीन हाउस गैस है। मतलब जितनी एक कार्बन डाइऑक्साइड करती है उससे बहुत ज्यादा तेज ये अपन को इफेक्ट करती है अपने एनवायरनमेंट को, ठीक है। और HFC का उपयोग CFC और HCFC के प्रतिस्थापन के रूप में किया था। मतलब जो HCFC और CFC यूज करते थे उनकी जगह अपन इसको यूज करने लगे थे। फिर अभी विश्व ओजोन दिवस है, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। और अभी क्या हुआ है, अपने जो इस साल मनाया है उसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। तो एडवांस क्लाइमेट एक्शन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांस क्लाइमेट एक्शन, तो ये अपना ये नया वाला था, इस साल की जो थीम थी, तो वो यही है। फिर अगर हम आगे चलें तो अगली आती है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। तो वो तो पता ही है क्या है क्या नहीं है, इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस गैसें और ग्लोबल वार्मिंग, तो इनमें देखते हैं। तो जैसे पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैस की एक परत बनी हुई है, और परत में कौन कौन सी गैसें हैं, जैसे मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है। और ये फिर अपन को पता ही है कि क्या करती हैं, अपनी जो पृथ्वी है उसको गर्म बनाए रखती हैं, है ना, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती। और फिर क्या है, मतलब जीवन अस्तित्व यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि तापमान को बनाए रखता है और पृथ्वी के जीवन को आदर्श बनाता है। तो अपन ने देख लिया ये काम करती है। पर अभी क्या है, जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उससे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ग्रीन हाउस गैस है जैसे GHG, तो इनसे क्या है वो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब देखते हैं अपन क्या है कि पृथ्वी तक पहुंचने वाली लगभग 75% और सौर ऊर्जा की सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। कितनी? 75% सौर ऊर्जा की, सॉरी, पृथ्वी पर पहुंचने वाली लगभग 75% सौर ऊर्जा पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे इसका तापमान बढ़ जाता है, ठीक है, और वायु बाकी वापस चल जाती है। पर जो इसमें सबसे बड़ी कुछ कारण है वो है, जैसे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फिर जल वाष्प, जल वाष्प भी गैस, जो गैस की तरह ही है, ठीक है। इनको फंसा लेती है, उत्सर्जन नहीं करने देती। अब प्राथमिक वो देखें अपन कौन, ग्रीन हाउस गैस, तो CO2 है, CFC है, फिर मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और जल वाष्प है, CCl4 है, और ओजोन है। तो ये तो हो गए प्राथमिक। तो ये मतलब प्राथमिक यानी कि ये प्राइमरी है। फिर इनका कुछ रिएक्शन होके कोई नई बन जा रहा है, वो सेकेंडरी हो गए। तो कुछ GHG गैस जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO, तो ये हो गई कौन सी, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड CO आसानी से GHG के साथ प्रतिक्रियाएं करती हैं इनके साथ, ठीक है, और वायुमंडल में उनकी सांद्रता को प्रभावित कर देती हैं। तो जैसे ये NO है और CO है, ये इनके साथ रिएक्ट कर गई और इनमें कुछ चेंज कर दिया। फिर GHG की संकल्पना दी थी जोसेफ फॉरियर ने। मीथेन और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज़्यादा घातक है, परंतु जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा अधिक है। तो ओजोन परत क्षरण में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा योगदान देती है, ठीक है। इतना अपन को याद रखना है। फिर है वन, और इनको तो हटा देते हैं। वन महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक हैं। वन और महासागर ये सिंक करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को। और ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब सब ज़्यादा देखते हैं, देखो सबसे ज़्यादा कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड 60%, फिर है मीथेन 20%, फिर है CFC 14%, और N2O है कितनी, 6% है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर आगे चलें तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण क्या कहता है, तो भारत कहता है भारत वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा, सॉरी, कौन सा, वर्तमान में सबसे बड़े उत्सर्जक में कौन कौन से हैं, अमेरिका है 85%, और चीन, यूरोप, ये सब है, ठीक है। और विकासशील देश है ना, वो सिर्फ तो कितना कर रहे हैं, 10%। और भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, मैंने बताया था वैसे ही, ठीक है। और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भारत में कितना है, 10 बार। और सबसे ज्यादा किसका है, कनाडा का। फिर आगे चले अपन, और 2050 से 2019 के बीच में वैश्विक संचय हमने ग्रीन हाउस कितनी उत्सर्जन की है, ठीक है, तो ये करिए 4%, अगर टोटल देखें तो। फिर 2030 तक विश्व ऊर्जा आउटलुक 2030 द्वारा प्रस्तावित, तो 23 द्वारा प्रस्तावित, तो जो एनर्जी आउटलुक है उसने क्या निकाला है, तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है उसने निकाला है कि अपन को 3 गुना कम करना है ऊर्जा क्षमता को, तो सॉरी, 3 गुना करना है, जो अक्षय ऊर्जा है ना, रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता है, उसको 3 गुना करना है। फिर ऊर्जा दक्षता सुधार करनी है, उसको 2 गुना करना है। मीथेन उत्सर्जन में 75% की कमी लानी है। और स्वच्छ ऊर्जा निवेश को 3 गुना करना है।
तो ये सब अपन को काम करने हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक ने बताया है अक्षय ऊर्जा को 3 गुना, ऊर्जा दक्षता को, एनर्जी एफिशिएंसी को 2 गुना, मीथेन उत्सर्जन को 75% कम करना है और स्वच्छ ऊर्जा निवेश को 3 गुना करना है। फिर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास क्या क्या है? तो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ? 15 से 16 जून 1972 स्टॉकहोम में। और स्टॉकहोम में 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त सम्मेलन पर्यावरण को एक प्रमुख मुद्दा बनाने वाला पहला विश्व सम्मेलन था। ठीक है, याद रखना है अपन को। फिर आगे देखें अपन, तो आगे है कि स्टॉकहोम कब हुआ था? 1972 में, अपन ने देख लिया। और इसने पहली बार पर्यावरण से रिलेटेड अपन ने कुछ चीजें अपनाई थी। और यहाँ पे यून की यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है ना, उसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम है जो। फिर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प भी ले लिया था अपन ने। ठीक है, अगर अपन आगे चलें तो इसमें है कि रियो डी जेनेरो जो अपनी अर्थ समिट हुई थी 3 से 14 जून 1992 में, ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। ठीक है, और इसमें ये जो भी है भारत इसमें जुड़ गया था 26 अगस्त 2002 से। और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, एक तो यूएनएफसीसी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। एक तो यूएनएफसीसी होती है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, तो इससे रिलेटेड ही है। फिर एक होती है अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है रिलेटेड, उससे रिलेटेड। दूसरी और एक तीसरी चीज है एजेंडा 21, उसके अंडर में बहुत सारी चीजें हैं, जो 21 चीजें हैं, मतलब अलग अलग चीजें हैं जिन पे हम वर्क करेंगे 21वीं सदी में, जैसे कि कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑल दैट। तो देयर आर 3 थिंग्स। पहली कौन सी है? यूएनएफसीसी। सेकंड है कौन सी? अपनी सीबीडी। और थर्ड है कौन सी? एजेंडा 21। तो वही सब सब है। अब देखो, अंग्रेजी तो हमको ज़्यादा बोलना अच्छा लगता नहीं है, अंग्रेजी हमें बहुत अच्छी आती है, लोग ज्ञान देते हैं तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे चलें, यूएनएफसीसी ट्रिपल सी क्या है? तो बर्लिन बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई थी सबसे पहले, और इसको याद रख लेना है पहली। फिर तीसरी हुई थी जहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल आया था। तो कॉप 3 थी ना, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल आया था जापान में। और कॉप 8 हुई थी, याद रखना है, जो इंडिया में हुई थी। अपन को 3 ये याद रखनी है। और फिर अपन को कौन सी याद रखनी है? कॉप 21। ठीक है, पेरिस वाली। और तो अपन को इसे याद नहीं रखनी। आगे चलते हैं। तो कॉप 3 हुई थी क्योटो जापान में। इसमें क्या हुआ था? इसको 11 सितंबर 1997 को अपनाने की बात की गई थी, और ये उसको बोला था कि लागू होगा कब से? 16 फरवरी 2005 से लागू होगा ये। और इसके संबंध में अपन ने फिर नए नए मतलब रूल लॉ बनाते गए। ठीक है, और इसे मराकेश अकॉर्ड भी कहते हैं, क्योंकि जो क्योटो में अपन ने कुछ बनाए थे रूल्स लॉ, उनको फिर है ना आगे बढ़ाया था, मतलब उनको विस्तृत कर दिया था मराकेश मोरक्को में। तो ठीक है, तो मराकेश अकॉर्ड के दौरान क्या हुआ था? वो कॉप 3 या क्योटो में जो हुए थे ना, उन्हीं को और अच्छे से बढ़ा दिया था। फिर प्रथम प्रतिबद्धता क्या थी? तो इसमें था क्योटो था ना, क्योटो प्रोटोकॉल, ये 2 चरणों में था। पहला जो चरण था इसका 2008 से स्टार्ट हो गया था और 2012 में समाप्त होना था। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या था कि जो विकसित देश थे वो बाध्यकारी थे। विकसित देश थे ना, उनको तो बाध्यकारी थे, और उनको तो हरित गैसों के उत्सर्जन में 1990 की तुलना में 5% कमी करनी थी उनको। ठीक है, और दूसरी प्रतिबद्धता थी 8 दिसंबर 2012 से। ठीक है, और इस ये कब स्टार्ट हुई थी? दोहा, कतर में। ठीक है, दोहा एक्शन प्लान भी कह सकते हैं इसको। और ये चलनी थी 2020 तक, 2013 से 2020 तक। इसमें क्या बोला था क्योटो प्रोटोकॉल में कि सूची ए में 7 ग्रीन हाउस गैसों पर लागू होता था ये। एक तो CO2 पे, एक मीथेन पे, एक नाइट्रस ऑक्साइड पे, एक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे, परफ्लोरोकार्बन पे, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड पे, और एक है नाइट्रस ट्राइफ्लोराइड। इन सारी गैसों पे लागू होता था, इन 7 गैसों पे। ठीक है, तो एक है CO2, एक है CH4, एक है N2O, एक है HFC, एक है PFC, एक है SF6 और एक है NF3। तो इनसे लागू होता था। इसमें बोला था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो हमारा सिद्धांत है उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, तो साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर ये काम किया था। इसमें जो थे विकसित देश थे, उनको तो क्या दायित्व डाला था, उन पे तो बाध्यकारी, और जो गैर विकसित थे उन पे मतलब बाध्यकारी नहीं था। ठीक है, तो इसमें एनेक्स 1 डाले थे, देशों को बांट दिया था, और एक नॉन एनेक्स 1 में। ठीक है, और इसमें 2011 से फिर कनाडा ने बोला भाई हम तो नहीं करेंगे, हम तो विकसित है तो हम आप पे ज्यादा क्यों कर रहे हो, तो हम तो नहीं करेंगे। फिर इसमें ना कुछ मैकेनिज्म थे, तंत्र थे, जैसे कि
इनको कम करना है। तो पहला था एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार आईईटी, एक है स्वच्छ विकास तंत्र और एक है संयुक्त कार्यक्रम जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। आईईटी क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी सॉरी एनर्जी ट्रांजिशन, जो भी यार मैं भूल गया, ठीक है। तो ये है, इसमें क्या होता है कि है ना, कोई ज़्यादा मतलब कम करता है उत्सर्जन तो वो अपने क्रेडिट दूसरी को बेच सकते हैं। फिर एक है स्वच्छ विकास तंत्र, तो इसमें क्या होता है, दो विकासशील देश, मतलब कोई विकसित देश है, उसने ज़्यादा कर दिया तो वो विकसित देश है, उसमें जाके क्या करेगा, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट और उनको लगा देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो क्या है, जैसे देखो पूरा समझाते हैं। कार्बन बाजार उत्सर्जन पर पर कीमत लगाने का एक उपकरण है, ठीक है। कि जैसे उत्सर्जन करेंगे उस पर कीमत है, अगर ज़्यादा कर दोगे तो फिर अपन को पेमेंट करना होगा, और वो कैसे खरीदेंगे, जिसने कम पे उत्सर्जन किया है उससे हम क्रेडिट खरीद लेंगे। तो ये औद्योगिक इकाई जो उत्सर्जन मानकों को बेहतर प्रदर्शन करती है, क्रेडिट प्राप्त करने के लिए हकदार होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला। फिर है स्वच्छ विकास तंत्र यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो ये अनुच्छेद 12 से संबंधित है और विकसित व विकासशील देशों द्वारा अपनाया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, विकासशील देशों में उत्सर्जन करने वाले प्रोजेक्ट जैसे सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। तो विकासशील देशों में, और हर सीईआर क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। तो एक सीईआर है वो कितना होगा, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर की, इतनी हमने कम कर दी। फिर एक जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये क्या होता है, एक तंत्र है जिसके तहत विकसित देश विकासशील देशों में उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाएं चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये क्या है, एनएक्स 1 नॉन एनएक्स 1 में चलाएंगे, और ये क्या है, एनएक्स 1 ही एनएक्स 1 में चलाएंगे, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। फिर है COP 21, तो ये पेरिस समझौता हुआ, और ये बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ये सब पे लागू होती है। इसे 12 दिसंबर 2015 को लागू किया गया था, 4 नवंबर से लागू हो गया है। इसमें बोला है पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रोकना है, और ट्राई करना है कि 1.5 डिग्री तक ही रोक दें, ठीक है। फिर इसमें क्या है, ये विकासशील देश है उनको वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने की बात करता है, प्रतिवर्ष $100 बिलियन देने की बात करता है, ठीक है। और फिर इसने कहा है, इसके तहत एक 20/20 लक्ष्य की बात की गई थी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 20% की कमी, नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में हिस्सेदारी करनी है कितनी, 20%, और ऊर्जा दक्षता में 20% की वृद्धि करनी है। फिर क्योटो प्रोटोकॉल है, उसमें विकसित और विकासशील देशों में अंतर किया गया था, पर इसमें क्या है, कोई अंतर नहीं किया गया है, किसमें, इस वाले में। और प्रत्येक देश में 5 वर्ष के लिए स्वयं के स्तर पे एनडीसी यानी मतलब क्या कहते हैं इसको, राष्ट्रीय, यानी यार मैं भूल गया इसको, मतलब मतलब इसमें क्या होता है, खुद के स्तर पे, मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन या फिर गोल होते हैं, कुछ भूल गया मैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये है। और फिर इसमें भारत ने जो अपने गोल अजमाए थे, मतलब अपनाए थे कि हम क्या क्या करेंगे, मतलब इसमें क्या होता है ना, अभी जो इस पेरिस वाले में हर देश अपना अपना गोल खुद सेलेक्ट करता है कि हम इतना इतना टारगेट पूरा करेंगे, और फिर वो उसको करना होता है, ठीक है। मतलब ये टारगेट बनाना बाध्यकारी है, पर टारगेट को पूरा करना बाध्यकारी नहीं है एक तरीके से। फिर भारत ने 2 अक्टूबर 2015 को इसमें बनाया था, और इसमें उसने बोला था 2030 तक हम ये करेंगे। अभी भारत का दूसरा वो आ गया है आईएनडीसी, तो इसके जो दूसरे आईएनडीसी हैं वो हैं 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म, 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 50%, 2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी, 2030 तक सकल उत्पाद की प्रत्येक इकाई कार्बन तीव्रता में 45% की कमी, और 2070 तक नेट जीरो। फिर एक मिशन लाइफ लाए थे ग्लासगो COP 26 में, ये 20 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था, और इसमें था पर्यावरण के लिए जीवन शैली की बात करता है। ये अपने जीवन में अपनाने के लिए 75 लाइफ क्रियाओं की एक व्यापक सूची शामिल है, जैसे इसमें बोलते हैं मांग में बदलाव करें, आपूर्ति में बदलाव करें, नीति में बदलाव करें, ठीक है। तो ये सब की बात करता है, लाइफ के 5 मूलभूत सिद्धांत जो दुनिया के लिए एक सिद्धांत बन सकते हैं, उनकी बात करते हैं, ठीक है। इनको हटाओ, फिर आगे चलें। COP 29 हो रही है बाकू अजरबैजान में, और ये 11 से 22 नवंबर तक है, ठीक है। और अंतिम रिपोर्ट जारी होगी तब देखेंगे। फिर एक है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, तो ये अपन ने 2008 में शुभारंभ किया था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें अपन ने 8 मिशन शामिल किए गए थे,
तो राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए और सुनिवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर मिशन। ठीक है, तो ज्ञान पर भी मिशन था इसमें, जल मिशन, ठीक है, सौर ऊर्जा के लिए मिशन था, ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, तो ये सब मिशन है। ठीक है, फिर अगर अपन आगे चलें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? इसकी संकल्पना दी थी कब? फ्रांस। भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में आईएससी की संकल्पना 2015 में दी थी और 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप 21 के दौरान। ठीक है, आईएससी अपनी टूवर्ड्स 1000 रणनीति द्वारा निर्देशित है और लक्ष्य है वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में इतना निवेश अपन को जुटाना है। तो इसकी एक वो है क्या, मतलब इसका टारगेट है, इसने कुछ बनाया है टूवर्ड्स 1000 और इसका जिसमें लक्ष्य है कि 2030 तक सौर ऊर्जा है ना, उसके लिए अपन है ना 1000 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश जुटाना है, जबकि स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का उपयोग करके 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंच प्रदान करना है और परिणाम स्वरूप 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना भी करना है। इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा गुरुग्राम में और इसके महानिदेशक हैं आशीष खन्ना। ठीक है, आईएससी के अध्यक्ष है भारत और फ्रांस इसका सह अध्यक्ष है। ठीक है, तो अपन को ये याद रखना है। अभी इसका 7वां सत्र हुआ जो कहाँ हुआ, नई दिल्ली में, और ये अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है, विश्व सौर रिपोर्ट। फिर एक आईपीसीसी है, तो आईपीसीसी क्या है, वैज्ञानिकों का पैनल है और ये गवर्नमेंट को और जो भी अलग अलग जो भी इस पे वर्क कर रही है ना क्लाइमेट चेंज पे, उनको क्या है, हेल्प करता है, उनको मतलब वो डाटा उपलब्ध करवाता है, अलग अलग, खुद कुछ नहीं करता, अलग अलग रिपोर्ट है उन सबसे इकट्ठा करके काम करता है। ये यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ द्वारा स्टार्ट हुआ था 1988 में। ठीक है, बस यही है। और फिर है इसकी अभी छठी रिपोर्ट आई है जो कह रहा है कि पहले ही है ना 1.1 डिग्री तो वृद्धि हो चुका है जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम है ना उससे। तो और ये कह रहा है कि अपन कितनी कोशिश कर लें 21वीं सदी के अंत तक है ना तापमान 1.5 डिग्री से अधिक हो जाएगा। ठीक है, और ये कह रहा है कि अगर अपन को 1.5 डिग्री तक रोकना है तो 2019 के स्तर है ना उससे तो 2030 तक 43% कमी करनी है, 2035 तक 60%। तो जो 2019 में हम कर रहे थे उत्सर्जन, ठीक है, वो 2030 तक 43% कम करना है जो 2019 में कर रहे थे, और 2035 में तो उसको 60% कम कर देना है। वो कैसे होगा भगवान जाने। और ये कह रहा है कि हमने पिछले जो कृषि उत्पादकता है ना वो तो बढ़ी है, प्रोडक्टिविटी तो, पर वो धीरे धीरे पिछले 50 वर्षों में उस वृद्धि को धीरे कर दिया। तो वृद्धि तो बढ़ी है, पर है ना वृद्धि तो हो रही है पर वो वृद्धि जिस लेवल से हो रही थी वो कमी हो गई है। तो एक तो ये है, फिर आगे का अपन देखते हैं बाद में।